नमस्कार, सुमेश जी थोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सीरीज चल रहा है मोटिवेशन फॉर यूथ, जिसपे हम ऐसे यंग प्रोफेसर से आपको मिलाते हैं जो कि नेट से क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हैं। आज इसी क्रम में हमारे बीच डॉक्टर मनीराम बंजारे सर जी यहाँ हमारे पास उपस्थित हैं हमारे चैनल में। और सर टीसीएल शासकीय महाविद्यालय जांजगीर में पदस्थ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आपने सर समय दिया। सर ये जो हमारा चैनल है सर खासकर बच्चों के लिए है ना। बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें और यदि हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का वो करियर चुन रहे हैं अपना, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कुछ बुक्स वगैरह जो बच्चों को आप बता सकें कि उसको आप तैयारी करें, और कुछ टेक्निक बताना है सर जी। तो चलिए सर हम सर जी से हम जानते हैं कि उनका संक्षिप्त परिचय, कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किया है सर। मैं डॉक्टर मनीराम बंजारे, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के रूप में शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर में कार्यरत हूँ। मेरा गांव जांजगीर चांपा जिले में ही गिद्धा है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय गिद्धा में ही हुई है। उसके बाद मिडिल स्कूल की शिक्षा पास के गांव सेमरा में हुई। फिर हायर सेकेंडरी की शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़, और ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है इसी महाविद्यालय शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर में हुई। उसके बाद मैंने स्नातकोत्तर इंग्लिश में सीएमडी पीजी महाविद्यालय जांजगीर से किया। उसके पश्चात गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से एमफिल की डिग्री ली, और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी करगी रोड कोटा से मैंने पीएचडी किया है। पीएचडी में मेरा जो टॉपिक था वो है पीएचडी में मेरा जो टॉपिक था डायलेक्टिक्स ऑफ सप्रेशन एंड रिसर्च स्टांस इन दलित सेल्फ नैरेटिव्स। ये मेरे स्टडी का इंटरेस्ट एरिया है, दलित स्टडीज। इस पर मैंने पीएचडी किया है। बहुत बहुत। और मैं इसके पूर्व 1998 से 2001 तक हायर सेकेंडरी स्कूल कोटमी कला बेंद्रा में शिक्षा कर्मी वर्ग 1 के रूप में कार्यरत था। और पीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है सहायक प्राध्यापक के चयन के लिए, उसमें मेरा चयन 2001 में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के रूप में हुआ। मैंने सन 2001 से लेकर 2007 तक शासकीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्टे स्नातकोत्तर महाविद्यालय पेंड्रा में अपनी सेवाएं दी, और स्थानांतरण पश्चात 2007 से आज तक निरंतर इस महाविद्यालय में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। सर आपका एक लंबा अनुभव है सर, 2001 से आज 2025 वर्ष आपको लगभग होने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत बधाई कि 25 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। और सबसे अच्छी बात सर मैं देख रहा हूँ कि आप इसी टीसीएल महाविद्यालय से आपने पढ़ाई किया है और यहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अभी कार्यरत हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अंग्रेजी विषय के प्रति आपको रुझान कैसे आया कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इस संबंध में थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि बच्चों क्या है, शुरू में जब तैयारी करते हैं तो उनका एक लक्ष्य नहीं रहता कि वो सब प्रकार की एग्जाम देते रहते हैं, है ना। तो आपको कैसा लगा कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। सर सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं कि ये जो महाविद्यालय है उसमें स्नातक स्तर पर जब हम लोगों ने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की तो ये हमारा दूसरा बैच था। हमसे पहले बैच में मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर गिलानंद रात्रे, जो वर्तमान में शासकीय नवीन महाविद्यालय केरा में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के रूप में कार्यरत हैं। उन लोगों ने पहले बैच की यहाँ पढ़ाई की थी। जहाँ तक अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की बात है वो हम लोगों के लिए और हमारे गांव के लिए गर्व की बात है कि आज दिनांक तक हमारे गांव गिद्धा से लगभग 11-12 बच्चे जो हैं एमए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, और विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालय में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक के रूप में, अतिथि प्राध्यापक के रूप में। जहां तक अंग्रेजी विषय में मेरी की रुचि की बात है तो मैं अपने मिडिल स्कूल के अध्ययन काल से ही अंग्रेजी मेरा प्रिय विषय रहा है।
आप तो गणित के प्राध्यापक हैं। जी जी शुरू में मेरी रुचि भी गणित की ओर थी जी जी और 10वीं कक्षा पास करने के बाद जब मैं कक्षा 11वीं में शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ में गणित विषय में एडमिशन लिया, क्योंकि उस समय मैं एकमात्र छात्र था गणित में, जी जी इसलिए कक्षा 11वीं की पढ़ाई तो मैंने गणित को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर के की, लेकिन कक्षा 12वीं में एकमात्र छात्र होने के कारण मुझको बोर्ड परीक्षा में गणित विषय लेकर के उपस्थित होने का मौका नहीं दिया गया और अन्य छात्र छात्राओं के साथ मुझको बायोलॉजी की कक्षा में प्रवेश दिया गया और इस प्रकार मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा बायो ग्रुप से उत्तीर्ण की। जी जी चूंकि गणित की प्रति मेरी रुचि शुरू में रही है और मेरा गणित छूट गया, जी तो 12वीं के बाद जब मैं स्नातक करने के लिए शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर में पहुंचा, तो क्योंकि विज्ञान विषय में खास करके बायो में मेरी रुचि नहीं थी पढ़ने के लिए और उस समय गणित को एक कठिन विषय मानते थे, तो हम लोगों ने गणित के विकल्प के रूप में अंग्रेजी, चूंकि उससे भी ज्यादा कठिन विषय उस समय के लिए माना जाता था और आज भी लोगों के मन में ये भ्रम है और भय है कि अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, ज्यादा कठिन विषय है, तो उसको पढ़ने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया और उसी का परिणाम है कि आज मैं और मेरे साथ के और बहुत सारे लोग सहायक प्राध्यापक के रूप में और स्कूलों में व्याख्याता के रूप में अंग्रेजी विषय में कार्यरत हैं। बहुत अच्छी बात सर। वास्तव में मुझे भी तो अंग्रेजी कठिन लगता है, कुछ भी कहें सर। अंग्रेजी विषय क्या है, उसमें चूंकि लैंग्वेज नहीं है हमारा, इसलिए उनको पढ़ने में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप उस विषय को पढ़े हैं, क्वालिफाई हुए हैं, पीएससी के एग्जाम दिलाए हैं, उसके बाद आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे बच्चे भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलेगी उनको कि हमारे बीच के सर हैं जो क्वालिफाई किए हैं, गांव के रहने वाले हैं गिद्धा के आस। क्या होता है ना सर, आप अपने आसपास के यदि टीचर्स को या कोई सक्सेसफुल पर्सन को बच्चे देखते हैं तो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं अपने पास के, है ना। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनको कुछ हम लोग गाइडेंस देते हैं। बस ये गाइडेंस के लिए हम लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं सर। सर ये बताइए, जैसे प्रोफेसर आप उस समय 2001 में बने, तो उस समय पद्धति किस प्रकार की थी एग्जाम की जो पीएससी लेता था, यूपीएससी? हम लोगों की नियुक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 1998 में जी जी आवेदन फॉर्म निकला था। जी जी ये विशेष भर्ती अभियान के तहत एससी और एसटी के लिए था। जी जी जिसमें कुल 129 पद निर्धारित किए गए थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। जी जी क्योंकि उस समय की स्थिति में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 3 गुना से अधिक कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा उस समय नहीं हुई थी और हम लोगों को सीधे साक्षात्कार के लिए लोक सेवा आयोग के जो इंदौर में है वहां पर बुलाया गया था और लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के माध्यम से कुल 129 रिक्त पद के विरुद्ध केवल 22 लोगों का चयन हुआ। केवल अंग्रेजी विषय में? अंग्रेजी विषय में कुल 129 पद निर्धारित किए गए थे उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। उसमें पूरे मध्य प्रदेश, तत्कालिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला करके मात्र 22 लोगों का चयन हुआ और जो 22 लोग चयन हुए उसमें छत्तीसगढ़ का बंटवारा होने के बाद हम लोग 6 लोग छत्तीसगढ़ में बचे, बाकी 16 लोगों ने एमपी में ज्वाइन किया और जो 6 लोगों ने छत्तीसगढ़ में ज्वाइन किया, ओवरऑल एमपी में मेरा वरिष्ठता क्रम 4 था। जो छत्तीसगढ़ में जब बंटवारा हुआ तो आज की स्थिति में जो 2001 का बैच है एमपी पीएससी का, उसमें मेरा पहला स्थान है। देखिए, अब इसी से अनुमान लगा लीजिए सर कि 98 में वैकेंसी निकला, उस समय मतलब अंग्रेजी विषय में कैंडिडेट नहीं थे। बताइए आप, 129 पोस्ट में केवल 22 लोग अप्लाई किए थे और सबका चयन हुआ। मतलब अपने आप में अंग्रेजी कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय। लेकिन आज के समय में देखिए, आज भी कंपटीशन बहुत है अंग्रेजी विषय में। अभी 2014 का आप एग्जाम ले लीजिए पीएससी का, 2014 का जो वैकेंसी निकला था, 17 में पोस्टिंग हुई थी, उसमें मतलब कितना 1 या 2 लोग का चयन हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट में। ओवरऑल ना, ओवरऑल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल तो पूरा जो इसी बाटनी विषय भी था पूरा खाली गया था। तो आज भी कठिन है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि अब रेगुलर हमारे सीजी सेट
का एग्जाम हमारी स्टेट में हो रहा है और नेट के एग्जाम हो रहे हैं, तो बच्चे अब जागरूक हो चुके हैं। उनको लगता है कि वो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस संबंध में उनका रुझान बढ़ रहा है, इसलिए अब कैंडिडेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब कॉम्पिटिशन है हर सब्जेक्ट में। सर थोड़ा सा उस समय बताएंगे हमको, जो आप पीएचडी किए हैं उसका प्रोसेस क्या क्या होता है सर पीएचडी का? पीएचडी के लिए जैसा कि मैंने प्रोग्राम में बताया कि मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हूँ। चूँकि मैं पूर्व में ही मुझको एमफिल की डिग्री प्राप्त हो चुकी थी, तो जो कोर्स वर्क होता है वो मुझको नहीं करना पड़ा जी। मैं सीधे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो प्री पीएचडी का एग्जाम होता है वो मैंने उत्तीर्ण किया जी। और एमफिल धारी होने के कारण और रिसर्च मेट्रोलॉजी की पढ़ाई पूर्व में करने के कारण मुझको कोर्स वर्क से छूट दी गई जी। लेकिन जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, आरडीसी की प्रक्रिया है, संक्षेप प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है और 2-3 बार साक्षात्कार के चरण से भी मुझको गुजरना पड़ा जी जी। जहां तक मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया कि दलित स्टडीज से संबंधित है जी। तो इसके लिए मुझको गाइड ढूंढने में भी उस समय खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा और यही कारण था कि मेरी पीएचडी लंबे समय लगा, लगभग 8-9 साल का समय लगा। 2-3 गाइड चेंज हुए, बीच में चेंज भी मुझको करने पड़े जी जी। और एक प्रकार से मैंने कठिन मेहनत करके मैंने अपनी पीएचडी पूरी की जी। सर इंटरव्यू में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है आपसे, कुछ बताएंगे सर? कुछ अनुभव इंटरव्यू का हुआ है? हाँ, साक्षात्कार का। साक्षात्कार में क्योंकि मैं इसके पूर्व बताया कि शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय कोटमी कला में शिक्षाकर्मी वर्ग एक रूप में कार्यरत था, तो बहुत सारी चीजें तो याद नहीं है मुझको जी। लेकिन साक्षात्कार में चूंकि मैंने अपने योग्यता में लिखा हुआ था कि मैं उत्तर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत हूँ, तो उन्होंने मुझको एक मेरे प्रिय राइटर हैं, पोएट हैं, उनका नाम पूछा और जब मैंने उनको बताया कि उस समय मेरे प्रिय राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई एक कविता सुनाओ और उनका एक्सप्लेन करके आप बताओ। तो ये मुझको आज तक याद है और एक प्रकार से बोर्ड के सदस्यों को भी पढ़ाने का मेरा अनुभव है। मैं कह सकता हूँ कि महाविद्यालय की पढ़ाई की शुरुआत मेरी पीएससी बोर्ड के मेंबर को पढ़ाने से हुई। मैंने उनको वर्ड्सवर्थ एक फेमस कविता है सॉलिटरी रिपर, उसके 4 लाइन है बताइए। उसके बारे में मैंने उनको कविता को रिसाइट करके बताया, फिर उसका मीनिंग बताया, समझाया। वो कविता की लाइन ये है, नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, परहैप्स अ सिंगल नंबर फ्लो, फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बेटल्स लॉन्ग एगो। तो ये लाइन थी जिसका मैंने एक्सप्लेन करके बोर्ड के सदस्यों को बताया। बोर्ड के सदस्य उससे बहुत प्रभावित हुए और जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि छत्तीसगढ़ में मेरा स्थान उस बैच में प्रथम है, तो मेरा चयन हुआ इस प्रकार से। सर ये अंग्रेजी विषय को जो सिलेबस है कि अगर आप देखे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उस सिलेबस के आधार पर कुछ बुक प्रिफर कर पाएंगे सर आप कि कौन कौन से राइटर का बुक पढ़ना चाहिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ बता पाएंगे? तो जहाँ तक नेट और सेट की तैयारी है जी, तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है जी जी। नेट में सिलेबस को अगर हम लोग देखते हैं जी, तो वहां पर सीधा सीधा पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन ऐसा लिखा है, कोई पार्टिकुलर राइटर का नाम नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमको बहुत वास्ट में तैयारी करने की जरूरत पड़ती है जी। लेकिन जब हम सेट का सिलेबस को देखते हैं जी, तो उसमें विलियम शेक्सपियर से लेकर के 1950 तक के अंग्रेजी साहित्य, साथ ही समकालीन भारतीय साहित्य, भारतीय अंग्रेजी साहित्य, अमेरिकन लिटरेचर, क्रिटिकल स्टडीज जी, इन सब का समावेश है। तो सिलेबस पर हमको ध्यान देते हुए जहां तक नेट सेट की तैयारी के लिए है, मैं छात्र छात्राओं को कहना चाहूंगा कि आप पूर्व वर्ष के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो नेट की परीक्षा के हो चाहे सेट की परीक्षा को हो, उसको आप एक निश्चित समय सीमा में हल करने का निरंतर प्रयास करें। और जहां तक नेट और सेट के लिए पढ़ाई का सवाल है, चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किसी पार्टिकुलर राइटर या किसी पार्टिकुलर एज या किसी पार्टिकुलर ट्रेडिशन पर विशेष गहराई से पढ़ने की अपेक्षा जनरल पढ़ें, सामान्य रूप से आप पढ़ाई करें और पूर्व वर्ष के क्वेश्चन पेपर की
तैयारी करते हुए अगर पढ़ाई करें आप और परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से आप पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। जहां तक विषय के नॉलेज की बात है तो आपका स्टडीज स्नातक स्तर पर जब अंग्रेजी साहित्य विषय आप चयन करते हैं वहां से शुरू हो जाती है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य का विषय नहीं पढ़े रहते हैं, जिनको अपने पीजी स्तर पर अंग्रेजी साहित्य विषय लेते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा दो एक बुक है जिनको उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें 2-3 राइटर हैं, क्राम्पटन डिकेट है, विलियम जे लॉन्ग है, W.H. हडसन है, और अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो रामजी लाल का है, डॉक्टर रघुकुल तिलक का है। इनके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक आप पढ़ सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स के लिए आप M.H. अब्राहम की बुक है, ये आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आज के समय में चूंकि हमारा पूरा पढ़ाई टेक्निकल माध्यम से हो गया है, यूट्यूब है हमारे पास और भी अन्य चैनल हैं, तो वहां पर से सबसे ज्यादा जो है आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये 1-2 यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। एक है अड्डा 24/7, ये प्रोफेसर ऐश्वर्य पुरी के द्वारा संचालित किया जाता है। और एक और है सुनैना जेठानी का जो यूट्यूब चैनल है अंग्रेजी साहित्य में नेट सेट की तैयारी के लिए। इसको मैं छात्र छात्राओं को कहना चाहूंगा, छात्र छात्रा केवल सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई की पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो उनको अपने बेसिक अध्ययन के लिए 1-2 बुक भी पढ़ने की जरूरत होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बुक है अरिहंत प्रकाशन का, जिसको आप लोग रिफर कर सकते हैं। दूसरी बुक जो आती है उपयोगी प्रकाशन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आती है, उसका भी आप लोग रिफर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वेबसाइट के माध्यम से भी बहुत सारे नोट्स हैं, उसको आप ले सकते हैं। वहां पर आपके स्वयं में मूक में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। पीजी पाठशाला करके हमारा बहुत सारे मटेरियल वहां पर उपलब्ध है, वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। और एक फोकस्ड होकर के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे ही महाविद्यालय के 3 छात्र छात्रा ऐसे हैं जो निकट समय में पिछले कुछ वर्षों में यूजीसी नेट और स्लेट की परीक्षा पास किए हैं। तो आज जो अंग्रेजी का डर है हुआ है कि अंग्रेजी कठिन भाषा है, बिल्कुल नहीं है। एक बार आप जब पढ़ाई करने के लिए उसमें शामिल हो जाते हैं और अपने जो टीचर्स हैं उसका मार्गदर्शन सही परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो अंग्रेजी में भी आपकी सफलता निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत विस्तार से आपने बताया वास्तव में अंग्रेजी विषय की तैयारी कैसे करें इस पर। तो जितने छात्र मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी सहायक प्राध्यापक हूं और ये जो हमारा एक चैनल है केवल आप लोग के मार्गदर्शन के लिए है कि आप भटके ना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये सब आपको हम इसीलिए कुछ प्रोफेसरों से अवगत कराते हैं, आपको मुलाकात करवाते हैं ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आए इसके लिए। और यदि मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।